वहाँ आने पर मुझे रेखा के बारे में जानने की बेचैनी होने लगी। तब मेरे पूछने पर मुझे पता चला कि रेखा 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और उसके पति का शराब ज़्यादा पीने के कारण निधन हो चुका है। मेरी सास ने बताया कि अब तो रेखा के हाल और भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं। उसके ससुराल वाले उसको बहुत सताते हैं। यह सब जानने के बाद एक बार फिर से मैं रेखा को लेकर परेशान हो गई। तब मैंने रेखा को देखने जाने के लिए रितेश और अपनी सास से अनुमति मांगी। मुझे रेखा से मिलने की अनुमति मिल चुकी थी। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मेरे ससुराल वाले सब बहुत सपोर्टिव हैं। लास्ट टाइम मैंने जो कड़वी बातें रेखा से कही थी, उन सब कड़वी बातों को भुलाकर एक बार फिर से मेरे कदम रेखा के घर की तरफ उठ चुके थे। मैं जब उसके घर पहुंची तो रेखा की सास ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। रेखा घर पर नहीं है, बाद में आना, ये कहकर दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी मैंने दरवाजे को पकड़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तब तक रेखा का इंतज़ार कर लूँगी, मैं अंदर बैठ जाती हूँ। परंतु उसकी सास ने मुझे अंदर आने के लिए मना कर दिया। तब मुझे शक हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। तब मैंने सख्ती से कहा कि यदि रेखा से मुझे मिलने नहीं दिया गया तो मैं यहाँ सारी गली को इकट्ठा कर लूँगी। मेरे तेवर देखकर रेखा की सास ने मुझे अंदर आने को कहा और रेखा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ जाकर मिल लो। वैसे भी अब वह हमारे किसी काम की नहीं है, खाने के मतलब की रह गई है। कोई काम धाम तो उस पर होता नहीं है। पता नहीं कब यह मरेगी और कब हमारा पीछा छूटेगा। उनके इतने कड़वे व्यवहार को देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु मैं अपने गुस्से को पीते हुए रेखा के कमरे की तरफ चली गई और मैंने देखा कि रेखा बिस्तर से लगी हुई थी और बेतहाशा खांस रही थी। उसके बच्चे, जो कि बेटी वहीं पास में बैठी रो रही थी और उसका बेटा, जो अभी बहुत छोटा था, लेटा हुआ था, वह भी रो रहा था। उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनाथ हो। बाकी सब घरवाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को भी उन बच्चों के रोने का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं रेखा के पास पहुंची तो रेखा मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर अचानक से रो पड़ी। मैंने रोती हुई रेखा को अपने गले से लगा लिया और तब तक मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। मैंने देखा रेखा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था, पर उसके ससुराल वालों को तो रेखा से कोई मतलब ही नहीं था। वह जिए या मरे, किसी को कोई मतलब नहीं था। रेखा हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। रेखा रोते रोते कहने लगी, पूनम मेरी मदद करो, मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं भी 2 दिन से भूखी हूँ। जब तक मुझसे काम हुआ तब तक मैंने काम किया, परंतु अब मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो किसी ने मुझे खाने को भी नहीं दिया। रोते रोते पूनम कहे जा रही थी, मुझे यहाँ से निकाल लो वरना मेरे घर वाले मुझे मार देंगे और मेरे पति के मरने के बाद से ही मेरे ससुर और देवर मेरा शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं। यह सब बातें रेखा रोती रोती एक ही सांस में कह गई थी। ये सब बातें सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया और मैं रेखा को चुप कराते हुए अपने साथ डॉक्टर के यहाँ ले चलने के लिए खड़ा करने लगी। मैंने रितेश को भी फ़ोन करके गाड़ी लाने को कह दिया था। तभी रेखा के सास और ससुर और देवर देवरानी वहां आकर खड़े हो गए और कठोर आवाज़ में बोलने लगे कि उनकी बिना मर्जी के वह उनकी बहू को कहीं नहीं ले जा सकती। यह उनके घर की बातें हैं, मुझे बीच में फंसने का कोई हक नहीं है। और वो लोग मुझे भी बुरा भला कहने लगे। तब मैंने गुस्से में रेखा की तरफ देखकर कहा, रेखा एक बार फिर से मैं तुम्हारे पास आई हूँ और एक बार फिर से तुम्हारे पास मौका है। यदि तुमने आज भी सही फैसला नहीं लिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह तुमने बचपन से लेकर अब तक दुख उठाए हैं, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संतान को भी तुम्हारी तरह दुख झेलना पड़े? क्योंकि जो हालत तुम्हारी चल रही है और जैसे तुम्हारे घरवाले तुम्हारे साथ करते हैं, ऐसे हालातों में तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। रेखा, तुम्हारे डर ने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त करना सिखाया है, पर प्लीज़ आज तुम अपने उस डर को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो और आज अपने लिए ना सही परंतु अपने बच्चों के लिए सही फैसला लो। मैं, मेरा पति और मेरे सब घरवाले तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, पर प्लीज़ आज सही फैसला लो। तब तक शायद रेखा को समझ आ चुका था कि यदि आज उसने फैसला नहीं लिया तो उसके बच्चों को भी बिना माँ के होकर जीना पड़ेगा
और सबके जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा। यदि वो बीमारी के चलते मर गई तो उसके बच्चों पर भी उसके जैसा जुल्म किया जाएगा। आज रेखा अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, इसलिए वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसके ससुराल वाले मुझे रेखा को ले जाने से रोकने लगे। तब तक तेज आवाज़ में बोलने के कारण शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मेरे पति रितेश अंदर आ चुके थे और उनके पीछे पीछे गली के कुछ लोग व मेरे ससुराल वाले भी वहाँ मौजूद हो चुके थे। और इधर मैंने उन सबको धमकी दे डाली कि यदि किसी ने भी मुझे रेखा को ले जाने से रोका तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूँगी। इतने सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा देखकर और पुलिस का नाम सुनते ही रेखा के ससुराल वालों ने अपने कदम पीछे हटा लिए और मैं रेखा को लेकर रितेश के साथ गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के चली गई। इधर रेखा के बच्चों को मेरी सास अपने साथ घर ले गई थी। संयोग से उस दिन डॉक्टर के ना आने के कारण क्लिनिक बंद था, तो मैं और रितेश रेखा को वहाँ के बड़े अस्पताल लेकर गए। इमरजेंसी वार्ड में रेखा को देखने जो डॉक्टर आया उसे देखकर हम सब चौंक पड़े, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं जतिन था। जतिन भी रेखा को ऐसी कंडीशन में देखकर चौंक गया। उसने तुरंत ही रेखा का ट्रीटमेंट करके उसे दवाई दे दी और उसे वहीं आराम करने के लिए कहा। रेखा की ख़राब हालत देखकर जतिन भी बहुत दुखी था। जतिन, जो कि दिल टूटने के बाद फिर कभी हमारे घर नहीं आया था और ना ही उसने कभी मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि उसका कहना था कि मुझसे बात करने पर रेखा की याद आती है, इसलिए वह कभी फ़ोन नहीं करेगा और ना ही कभी हमारे घर की तरफ आएगा। उसके बाद से जतिन से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया था। इधर मैं भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी थी, सो मैं भी जतिन को फ़ोन करके उसको रेखा की याद दिलाना नहीं चाहती थी। लेकिन अपनी मम्मी से मैं बात करती रहती थी, सो अपनी माँ से ही मैं जतिन के हालचाल ले लिया करती थी। उनसे ही मुझे पता चला था कि जतिन का रिश्ता तय हो चुका है। जतिन की शादी का कार्ड मेरे ससुराल में भी आया था और मामी ने तो स्पेशल रूप से फ़ोन पर मुझे और रितेश को इनवाइट किया था, परंतु रितेश नौकरी के चलते काम में ज़्यादा बिजी थे, जिस कारण मेरा और रितेश का जतिन की शादी में जाना नहीं हो पाया था। और ना ही मुझे यह पता चल पाया कि रितेश कानपुर के अस्पताल में ही डॉक्टर के रूप में आया हुआ है। खैर, मैं इतने सालों बाद जतिन को अपने सामने देखकर बहुत खुश थी। जतिन के पूछने पर मैंने जतिन को रेखा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इधर रेखा, जो दवाइयों के असर की वजह से सो चुकी थी, जाग गई। तब जतिन और रेखा एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की ही आंखों में अपनी अधूरी चाहत का दर्द था। तब जतिन ने रेखा के पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए रेखा से कहा, रेखा, एक बार तो तुमने हिम्मत करके मुझे बताया होता कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए चाहत है, मैं तुम्हें उस नर्क जैसे घर से निकाल कर अपने साथ ले जाता। मैं तुम्हारी शादी के दिन तक तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करता रहा कि शायद किसी दिन तुम आ जाओ, अपने दिल की बात कहो, क्योंकि मैं छत पर ही तुम्हारा पूरा दिन इंतज़ार करता रहता और तुम्हारे दिन में छत पर ना आने के बाद भी मैंने रात को भी छत पर ही सोना शुरू कर दिया था, परंतु तुम नहीं आई और मेरा इंतज़ार ही बनकर रह गया। तुम तो नहीं आई, पर हाँ, तुम्हारी शादी का दिन ज़रूर आ गया। मेरा दिल टूट चुका था। तब मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार नहीं था, इसीलिए तुम कभी छत पर नहीं आई। तुम किसी और की पत्नी बनने जा रही थी। तब मैं अपने टूटे दिल को लेकर वापस अपने घर चला गया था। फिर कुछ समय बाद मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पास उस रिश्ते को मना करने की कोई वजह नहीं थी और ना ही उस रिश्ते को मना करके मैं अपने माता पिता का दिल दुखाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने दिल को समझाकर खुद को उस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया था और इस तरह मेरी शादी प्रभा से हो गई। यह कहकर जतिन एक पल के लिए चुप हो गया और तुरंत ही दोबारा बोल उठा, यदि मेरी शादी ना हुई होती तो मैं आज भी तुम्हारा हाथ थाम लेता, परंतु मैं प्रभा को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है, साथ ही वह एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी है। उसने मुझे कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी। मैं तुम्हारा सहारा तो नहीं बन सकता, पर हाँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हुआ अगर हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी? क्या हुआ अगर हम जीवन साथी नहीं बन सके, पर आज एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? क्या मुझसे दोस्ती करोगी?
ये कहते हुए जतिन ने अपना हाथ रेखा के आगे बढ़ाते हुए दोबारा कहा, प्लीज़ रेखा, हमारा प्यार अधूरा रह गया पर दोस्ती अधूरी मत छोड़ना। तब रेखा ने भी अपना हाथ जतिन के हाथ पर रखते हुए उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। तब जतिन ने कहा, रेखा, मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ, क्या मेरी यह इच्छा पूरी करोगी? रेखा गुमसुम सी बस जतिन को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तब जतिन की दोबारा पूछने पर रेखा ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं बहुत देर से रेखा और जतिन की बातें सुन रही थी। तब मैंने आगे बढ़कर रेखा को गले से लगाते हुए कहा, रेखा, बहुत सहन कर लिया तुमने, जो बीत गया सो बीत गया, पर अब अपने और अपने बच्चों के लिए जियो और सक्षम बनो और सही फैसला लेते हुए बच्चों की परवरिश करो। क्या तुम चाहते? हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तुम अकेली नहीं हो। मैं, रितेश और जतिन तुम्हारे साथ हैं। प्लीज़ आज हिम्मत दिखा दो सही फैसला लेकर। रेखा भी अब टूट चुकी थी अत्याचार बर्दाश्त करते करते। तब पहली बार उसने फैसला लिया कि अब ना तो वो खुद किसी और के हाथ की कठपुतली बनेगी और ना ही अपने बच्चों को किसी के जुल्मों का शिकार होने देगी। रेखा अपने बर्दाश्त करने की गलती को दूर करके सुधारना चाहती थी। आज रेखा को मेरे साथ साथ जतिन के रूप में एक और अच्छा दोस्त मिल गया था। रितेश भी, जो कि काफ़ी देर से हमारे साथ साथ रेखा की हिम्मत बढ़ा रहे थे। तब रेखा ने हम सबके साथ को पाकर खुद को सक्षम बनाने का और अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने का फैसला उठा लिया था। रेखा की सास, जो कि मेरी सास से बच्चों को वापस ले जा चुकी थी, रेखा पुलिस के बल पर ससुराल वालों से अपने बच्चे छीन लाई थी। इधर जतिन ने प्रभा को सब बात बता दी। उससे कोई बात नहीं छुपाई। प्रभा अच्छे विचारों की महिला थी। उसे अपने पति पर पूरा विश्वास था। अपने पति से सब बात सुनने के बाद प्रभा को अपने पति पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा था, क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर अपना विश्वास दिखाया था। इधर रेखा अपनी तबीयत सही होने तक अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ हमारे ही घर में रही। मैं, मेरे पति, मेरे ससुराल वाले सब रेखा और उसके बच्चों को बहुत ध्यान रखते थे। कुछ दिनों बाद रेखा जब सही हो गई तब मैंने उसका एडमिशन अपनी जान पहचान से एक सिलाई सेंटर में करवा दिया था। तब रेखा के कहने पर हम सब ने मिलकर रेखा और उसके बच्चों के रहने का इंतजाम करवा दिया था। तब कुछ रुपए जतिन रेखा को देने लगा घर खर्च चलाने के लिए, परंतु रेखा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब प्रभा ने रेखा को समझाते हुए कहा कि अभी तुम सिलाई सीख रही हो, फिर घर का और बच्चों का खर्चा कैसे उठाओगी, इसलिए तुम एक काम करो, अभी यह रुपए रख लो, जब तुम खुद कमाने लगोगी तो ये रुपए हमें वापस कर देना। तब रेखा ने उधार के रूप में उन रुपए को लेना स्वीकार किया। जतिन और प्रभा ने एक सिलाई मशीन भी रेखा को गिफ्ट करी, जिसे देखकर रेखा बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे, और उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए धन्यवाद के साथ जतिन और प्रभा से सिलाई मशीन ले ली। उसके बाद रेखा ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। 1 साल बाद रेखा ने अपनी मेहनत और लगन से खुद का एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। अब रेखा के अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। आज की तारीख में रेखा एक कमज़ोर नहीं बल्कि सशक्त नारी के रूप में उभर रही है। रेखा को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते देख हम सब बहुत खुश थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। रेखा के बच्चे बड़े हो रहे थे और अब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। एक बार मैंने और जतिन ने कोशिश की कि रेखा किसी का हाथ थामकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ को कंप्लीट कर ले, पर रेखा ने फैसला लिया था कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगी, क्योंकि जो कड़वा अनुभव वह अपने पिता की दूसरी शादी से प्राप्त कर चुकी थी, वही दर्द वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी। रेखा जान चुकी थी कि दूसरी माँ या दूसरा बाप कभी पहले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर वह खुद एक सफल वुमन बनकर आगे बढ़ रही थी। उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी। रेखा का लक्ष्य अपने आप को सफल बनाने का और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने का था। कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जब वक्त आता है तो ईश्वर सबके कर्मों के हिसाब से न्याय करता है। जिस तरह रेखा की सौतेली माँ ने एक बिन माँ की बच्ची के साथ इतना बुरा किया था, उसी तरह उसको भी अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही थी। रेखा की सौतेली माँ के जो 4 बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़े बेटे की शादी तो हो गई, परंतु बहू के साथ बन ना पाई, जिस कारण बहू बेटा उस घर को छोड़कर अलग घर बसा चुके थे, और बहू ने अपनी सास से यानी कि रेखा की सौतेली माँ से तमाम रिश्ते तोड़ दिए थे। इधर दूसरा बेटा आवारा बन चुका था और चरस गांजे का शिकार हो चुका था, और दोनों बेटियों में से एक बेटी किसी के साथ भाग गई थी और दूसरी की शादी तो हुई, परंतु वह अपनी ससुराल में दुखी रहती थी। मेरा मायका भी वही होने के कारण मुझे रेखा के मायके की पूरी खबर रहती थी।
परंतु जिस तरह रेखा के मायके वालों ने रेखा को त्याग दिया था, उसी तरह रेखा ने भी अपने मन से अपने मायके वालों को त्याग दिया था। यही वजह थी कि रेखा और मेरे बीच कभी उन लोगों को लेकर कोई बात नहीं होती थी। रेखा ने ससुराल वालों से भी तमाम रिश्ते तोड़ दिए थे और अब रेखा अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।